Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start unit 10 of management. ऑलरेडी हमने 9 यूनिट कवर कर ली हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. सो आज जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, टाइप, थ्योरीज, प्रोसेस, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज. सो लेट्स स्टार्ट. इसका मतलब क्या है कि यूनिट स्टार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से है? एंटरप्रेन्योरशिप से. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है. According to the Global Entrepreneurship Monitor Research Company, found in a research about 50% of candidate or respondent are interested in their own startup. कि एक कंपनी है ग्लोबल मॉनिटर रिसर्च कंपनी, जिसने रिसर्च की और ये फाइंड आउट किया कि अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च 50% से ज़्यादा लोग क्या हैं, इंटरेस्टेड हैं अपना खुद का स्टार्टअप के लिए, अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए. सो एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है? जब एक पर्सन खुद से उसको कोई इनोवेटिव आइडिया आता है, न्यू आइडिया आता है, उस आइडिया को वो रियलिटी में और बिजनेस में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन अपने आइडियाज़ को, वो आइडिया कैसा होना चाहिए? नोवल आइडिया होना चाहिए, नया आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वही होता है जो कुछ नया लेके आता है, उसको अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है. सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इसी तरीके से वो क्या होती है, बिजनेस से डिफरेंट हो जाती है. कि एक पर्सन एंटरप्रेन्योर होना और एक बिजनेसमैन होना, उसके दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं. बिजनेसमैन क्या है? वो सेम वर्क भी कर सकता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीपल कर रहे हैं, वैसा ही काम वो भी करने स्टार्ट कर दी. बट एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि उस चीज़ से रिलेटेड काम हो सकता है, बट वो जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है वो क्या है? न्यू कॉन्सेप्ट है, समथिंग न्यू वो लेके आ रहा है. सो जो आपकी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज़ को, इनोवेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करते हो, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप. अब आपको कोई आइडिया आया है, सब जो है हर जगह कार होती हैं, हर जगह मीन्स ये सब चीज़ें बन रही हैं, तो आपको कोई नया आइडिया आता है कि आप नई तरीके की कार लेके आओ. तो जो नई तरीके की कार है, आपको हमेशा आपके माइंड में रिस्क रहेगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं पहला पर्सन हूँ जो कार बना रहा हूँ, कार तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट आप उसके अंदर कुछ नया लेके आ रहे हो, तभी आप एंटरप्रेन्योर हो. तो जो आप नया लेके आ रहे हो, क्या वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में आप श्योर नहीं होते. मीन्स आपको पहले से नहीं पता होता कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप लेके आ रहे हो वो लोगों को पसंद आएगी या नहीं. आप उस पर स्टडी जरूर करते हो, बट एक्यूरेटली आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप वही लोग करते हैं जो रिस्क ले सकते हैं. अपने आइडिया के ऊपर रिस्क लेना, अगर उन्हें लगता है कि उनका आइडिया वर्दी है, आगे जाके उनके लिए वैल्यू क्रिएट करेगा, तभी वो क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं. सो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? जब एक पर्सन अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करता है रिस्क लेकर, वो कौन होती, वो प्रोसेस क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप. और हमारी जो रिसर्च हुई है, जो ग्लोबल मॉनिटर रिसर्च कंपनी ने की है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, 50% से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. सबके अपने रीज़न अलग अलग हैं. कोई फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, इसीलिए वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अपने इनोवेशन आइडियाज़ को लेके आना चाहता है. कोई सोशल वेलफेयर करना चाहता है, इसीलिए एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. किसी के पास पैसे पहले से हैं, इसीलिए बनना चाहता है. कोई पैसे को अर्न करना चाहता है, इसीलिए बनना चाहता है. कोई सोचता है कि मुझे नेम और फेम मिल जाएगा, इसीलिए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. तो सबके रीज़न डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट सब 50% से ज़्यादा लोग चाहते हैं, कैंडिडेट चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने. तो इसका सिंपल मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या है? क्रेज़ है. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, अब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, कौन सी लैंग्वेज से? फ्रेंच वर्ड से. आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एंट्रे एंड प्रेंड्रे. एंट्रे का मतलब होता है बिटवीन, एंड प्रेंड्रे का मतलब होता है टू टेक. सो ये क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग रिस्क. मैंने बोला था, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो? रिस्क उठा रहे हो, अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, बिकॉज फ्यूचर अनसर्टेन है. आपको नहीं पता कि आपका आइडिया लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप रिस्क ले रहे हो. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग रिस्क बिटवीन बायर एंड सेलर. तो बिटवीन यूज हो गया ना, बायर एंड सेलर हु अंडरटेक अ टास्क टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर. यानी कि एक पर्सन जो ये टास्क को अंडरटेक करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं अपने आइडिया को, इनोवेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करूंगा और उससे एक वेंचर न्यू स्टार्ट करूंगा और वहाँ पे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके लोगों को प्रोवाइड करूंगा. सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जो फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग रिस्क बिटवीन बायर एंड सेलर एंड अ पर्सन हु अंडरटेक द टास्क ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर.
तो देखो, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एंटरप्रेन्योरशिप और एक होता है एंटरप्रेन्योर। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस जो एंटरप्रेन्योर फॉलो करते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग रिस्क बिटवीन बायर एंड सेलर एंड अंडरटेकिंग द टास्क टू एस्टैब्लिश अ न्यू वेंचर। एक जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो? इस्टेब्लिश करते हो। और जो इस प्रोसेस को फॉलो करता है वो हमारा कौन होता है? एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या हो जाएगा? एक पर्सन। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है बट एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है। Entrepreneur is a person or group of person who take risk between buyer and seller and undertake the task of establishing a new venture by converting idea into reality। देखो डेफिनेशन दोनों की बिल्कुल सेम है, बस एक चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रही है, प्रोसेस एंड पर्सन। इस पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो और गलत ऑप्शन चूज कर लेते हो। सो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करता है और अंडरटेक करता है एक टास्क को कि वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। अब हमने क्या बोला कि रिसर्च में 50% से ज़्यादा क्या कर रहे थे लोग? एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। उसके पीछे क्या रीजंस है? हमने बोला था ना कि रीज़न वेराई कर सकते हैं, रीज़न सबके डिफरेंट हो सकते हैं कि वो क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। सो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? फर्स्ट इज़ फेम एंड वेल्थ, कि वो अपना फेम नेम इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी रेपुटेशन इंक्रीज करना चाहते हैं। बी यूर ओन बॉस, यानी कि वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एज अ एम्प्लॉय तो उन्हें क्या लगता है कि हमें किसी के अंदर काम नहीं करना है, किसी के अंडर काम नहीं करना, खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद अपना बॉस बनना है, किसी की रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर दब के काम नहीं करना। तो वो पर्सन भी क्या करता है? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाता है क्योंकि वहां पे उसकी फुल फ्रीडम होती है। परस्यू देयर ओन आइडियाज़, कि वो अपने आइडियाज़ को परस्यू करना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ पे वर्क करना चाहते हैं। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर अपने आइडियाज़ पे इनोवेशन पे वर्क करता है और उसे रियलिटी में कन्वर्ट करता है। सो वो पर्सन्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं जो क्या करना चाहते हैं? अपने आइडियाज़ पे वर्क करना चाहते हैं। फाइनेंशियल रिवॉर्ड, ऑब्वियसली बात है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की, आप कुछ नया लेके आए, अगर वो चल गया, अगर आपका आइडिया इतना इनोवेटिव हुआ, यूनिक हुआ कि वो लोगों को पसंद आया, वो अच्छा करेगा, तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड होंगे। तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड के लिए भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। सोशल वेलफेयर, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिवॉर्ड के लिए ही आप क्या एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत सा पैसा है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्यों जाते हैं? अब ऑलरेडी उनके पास इतना पैसा है फिर भी वो एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहते हैं। तो जिन लोगों का मन है कि वो सोसाइटी का वेलफेयर करें, ऐसे लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। वो भी उन्हें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। वॉन्ट टू टेक एक्शन और वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, ऐसे पर्सन जो वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं और उसके रिगार्डिंग एक्शन भी ले रहे हैं, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स क्या लेके आते हैं? समथिंग न्यू। सो ऐसे लोग जो वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, वो भी क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। पैशनेट अबाउट लर्निंग, ऐसे पर्सन्स जो लगातार लर्निंग करना चाहते हैं, लगातार ग्रो होना चाहते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। और हैव अनकन्वेंशनल आइडियाज़, अनकन्वेंशनल आइडियाज़ यानी कि ट्रेडिशनली जो हम करते आ रहे हैं उससे अलग कुछ उनके पास आइडियाज़ हैं कि ये बिज़नेस तो 10 साल से ऐसे ही होते जा रहा है। तो एक पर्सन जिसके पास कुछ अलग आइडिया है कि इसको 10 साल से बेशक ये ऐसे हो रहा हो बट अब हम इसे टर्न कर सकते हैं, डिफरेंट वे से कर सकते हैं। सो ऐसे पर्सन जिनके पास अनकन्वेंशनल आइडिया आते हैं वो क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनो या फिर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो पहला, पैशनेट फॉर देयर बिजनेस, कि उनके अंदर एक जुनून होता है, एक ऑब्सेशन होता है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, रन करने के लिए। प्रोडक्ट कस्टमर फोकस, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होगा जो अपने प्रोडक्ट पे और कस्टमर पे फोकस करता है। प्रोडक्ट पे किस तरीके से फोकस करेगा और कस्टमर पे कैसे फोकस करेगा कि दोनों को रिलेट कर देगा, क्योंकि वही प्रोडक्ट बनाएगा जिसकी कस्टमर को रिक्वायरमेंट है। अब आपको खुद सोचो, आपके माइंड में कोई आइडिया आया जो काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो काफ़ी अबसर्ड प्रोडक्ट है, काफ़ी रबिश प्रोडक्ट है, जिसकी किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? ऐसा तो है नहीं कि आप डालोगे और लोग आ जाएंगे भाई हमें परचेज करना है, नहीं। अगर उसे वो यूजलेस लगेगा तो कोई क्यों परचेज करेगा? तो सिंपल सी बात है, जब तक आप अपने प्रोडक्ट पे, कस्टमर पे फोकस नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपने प्रोडक्ट पे और कस्टमर दोनों पे फोकस करता है कि कैसा मेरा कस्टमर है, क्या वैसा ही मेरा प्रोडक्ट है या नहीं है। देन एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए आपको क्या चाहिए? एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आपके माइंड में आइडिया आ गया, क्या आइडिया आना इनफ है?
आइडिया तो सबके माइंड में आता है, आप सोचने बैठ जाओ तो आपके माइंड में भी काफ़ी आइडियाज़ आएंगे, पर हर कोई आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, हर किसी को आइडिया की एग्जीक्यूशन नहीं आती। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही हो सकता है कि जिसके माइंड में जितना यूनिक आइडिया आया ना, उतना ही यूनिकली वो उसे एग्जीक्यूट भी कर सके। अगर उसकी एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस लो है तो उसको क्या करने पड़ेंगे, फेलियर फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आइडिया काफ़ी ब्रिलियंट था मानो, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, वो उसे शेयर नहीं कर पाया कि किस तरीके से मुझे क्या बनाना है। मान लो उसे किसी प्रोडक्ट का आइडिया आया कि इस तरीके से इस फ्लेवर का ये प्रोडक्ट होना चाहिए, बट उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं है कि जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है और जो उसका आइडिया था वो सेम ही नहीं है, उसमें सिमिलैरिटी ही नहीं है। तो अगर एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस नहीं है तो क्या होगा, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। टेंसिटी डिस्पाइट फेलियर, एक ही बारी में ट्राई करते ही सबको सक्सेस मिल जाए ऐसा नहीं होता, सब इतने लकी नहीं होते कि पहले ही चांस में आप अपना जो सक्सेस है, अपना जो गोल है उसे अचीव कर लो। तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योर अगर स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उनके भी अप्स एंड डाउन होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग फेज़ काफ़ी अच्छा रहा हो, यानी कि जब आपने लॉन्च किया तो आप पीक पे थे, तभी आपको इतना ज़्यादा डिमांड होगी, बट सडनली आप लो होने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लॉन्च किया, आपने 2-3 महीने अच्छे से निकाले, फिर डिमांड कम हो गई तो इसका मतलब आप काम में के नहीं हो या फिर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। आपको स्टेबिलिटी बना के रखनी होती है। आपको क्या दिखाना पड़ता है, एक पेशेंस शो करना पड़ता है कि हाँ हमारा टाइम आएगा, हमें लगातार टाइम करना है, हमारे लगातार उस पर वर्क करना है, क्योंकि अगर हम अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो एम है वो हम अचीव कर सकेंगे। जैसे अगर हम नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि हमने प्रिपेयर इतना किया भी नहीं होता, फिर भी हमारा क्लियर हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है, और कईयों ने इतना ज़्यादा प्रिपेयर किया होता है कि उन्होंने दिन रात पढ़ा, फिर भी उनका रह जाता है। तो वही पर्सन सक्सेसफुल होगा जो फेलियर के बाद भी उतने ही करेज के साथ काम करे कि इट्स ओके, अगर मेरा जून वाला क्लियर नहीं हुआ, दिसंबर वाले में मैं अपना उससे भी ज़्यादा दूंगी और उससे ज़्यादा अच्छे से ट्राई करूंगी। सो इस तरीके से ही आप क्या कर सकते हो, सक्सेस को अचीव कर सकते हो। सेम इन द केस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। नाउ थॉटफुल, ऑब्वियस सी बात है, एंटरप्रेन्योर की जब हमने डेफिनेशन की थी उसी में आया था कि ये क्या होते हैं, इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं। तो इनोवेटिव आइडिया तभी आएगा जब वो थॉटफुल होंगे, क्रिएटिव होंगे, मोटिवेशनल एंड वर्सटैलिटी। मोटिवेशन का मतलब क्या है, ऐसे होंगे, यहाँ कोमा आएगा। मोटिवेशनल एंड वर्सटैलिटी का मतलब क्या है कि एक तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स कैसे होने चाहिए, मोटिवेशनल, कि वो उनके साथ काम कर रहे लोगों को मोटिवेट कर सकें, एज वेल एज खुद को मोटिवेट कर सकें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें और बाकियों को भी मोटिवेट कर सकें अपने गोल को अचीव करने के लिए। वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि ऐसा होना चाहिए जो हर सिचुएशन में वर्क कर सके, हर चीज़ को अडॉप्ट कर सके, हर चीज़ की बेसिक नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। ओपन माइंडेडनेस उनकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है कि हम इस चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट लेके आए और आपने देखा कि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो रही है और चीज़ें भी आ सकती हैं, तो ऐसा नहीं कि जो आप लेके आए वो बेस्ट ही है, स्कोप हमेशा रहता है। तो एक एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि नई चीज़ें आ रही हैं तो उसे अडॉप्ट करें। डिसीजिवनेस यानी कि गुड डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, एंड ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या है, हमेशा उसे होप रखनी चाहिए कि आने वाले टाइम में हमारा काम भी चलेगा, हम भी अच्छे से वर्क करेंगे, हमें भी सक्सेस अचीव होगी। पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए जो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स के अराउंड ही रहे। नाउ एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए, स्टेप्स पता होने चाहिए, पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी, कि सबसे पहले तो आपको अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि जब आपको मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तभी तो आप कुछ नया लेके आओगे। अब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, जब बाकी लोगों को मार्केट में कोई प्रॉब्लम, बैरियर दिखाई दे रहा है, तब आपको वहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, दैट मीन्स आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, कि जब ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आया तो ऐसा तो नहीं है कि पहले से ऑनलाइन पेमेंट होती थी, नहीं होती थी। बाकी लोगों को क्या था, स्ट्रगल, एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी कि भाई हमें क्या करना पड़ता है, फिजिकली उस प्लेस पे जाना पड़ता है, पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, ऑनलाइन कोई मोड ही नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल है, जिसने एक्चुअल में ऑनलाइन पेमेंट डेवलप की फर्स्ट टाइम, उसके माइंड में उसने उसे एज अ प्रॉब्लम देखने की बजाय उसने एज अ अपॉर्चुनिटी देखा कि भाई मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ ऐसा लेके आ जाऊं जिससे लोगों की ये इश्यू ही ख़त्म हो जाए। तो जब बाकी लोगों को एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉब्लम, इश्यू, बैरियर दिखाई देते हैं, तब एक एंटरप्रेन्योर को एनवायरनमेंट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो हमारे एंटरप्रेन्योर को क्या करना होता है, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि कभी भी आइडेंटिफाई करो।
आप वो पर्सन फर्स्ट होने चाहिए जिसने वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है। क्योंकि अगर आपसे पहले ही वैसा कोई प्रोडक्ट लेके आ चुका है, आज मैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए कोई ऐप लेके आऊँ तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं रहूँगी। क्यों? क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स पे डीलिंग करती है, ऑनलाइन पेमेंट पे डीलिंग करती है। तो आप वो फर्स्ट पर्सन होने चाहिए जो क्या कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। सो अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करना हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप, कि आप मार्केट एनवायरनमेंट के अंदर क्या करो, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो। देन एस्टैब्लिश अ विजन, उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अपना विजन या फिर आप बोल सकते हो अपना ड्रीम इस्टेब्लिश करो कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। कि फॉर एग्जांपल आपने जो भी देखा, आपने अपॉर्चुनिटी में देखा, अगर हम 10 साल 15 साल पहले चल जाए तो हमने एज अ अपॉर्चुनिटी देखा कि हम कुछ ऐसा लेके आ सकते हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट हो सके। तो फिर आप क्या करते हो, अपना एक ड्रीम, अपना एक विजन इस्टेब्लिश करते हो कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके मुझे कहाँ पहुँचना है, मेरा अल्टीमेट एम क्या है, वो हमारा क्या बन जाता है, विजन। और विजन हमेशा कैसा होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं तो उसके बेस पे आप अपने विजन में भी थोड़े बहुत चेंज कर सको। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा विजन ही बदल के रख दो तो फिर विजन वो नहीं रहा, विजन वही रहेगा बट उसमें आप चेंज कर सको, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। देन परसुएड अदर्स, आपने क्या किया, मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी देखी, उसके बेस पे अपना विजन सेटअप कर लिया कि इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। अब अकेला एक पर्सन कुछ नहीं कर सकता। एक पर्सन ऐसा हो सकता है कि वो फाइनेंस में काफ़ी अच्छा हो, वो एचआर में भी काफ़ी अच्छा हो, बट फिर आरएनडी में तो वो अच्छा नहीं हो सकता। हर एक पर्सन हर चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता। बट अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, परफेक्ट पर्सन्स चाहिए होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो बाकी लोगों की फाउंडेशन टीम की, इसको हम क्या बोलते हैं, पता होना चाहिए, फाउंडेशन टीम, यानी कि हम अपनी जो फाउंडेशन रखेंगे, जो अपना बिजनेस बनाएंगे, उसके लिए जिस टीम की रिक्वायरमेंट होती है उन लोगों को हमें परसुएड करना होता है। यानी कि एचआर के लिए, फाइनेंस के लिए, आरएनडी के लिए, प्रोडक्शन के लिए, जिस भी चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है उन्हें परसुएड करना, ताकि आप इकट्ठे एज अ टीम वर्क कर सको। एज अ टीम वर्क यानी कि मिलके काम कर सको। तो सबसे पहले आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके बेस पे विजन बनाया। देन आपको एक टीम चाहिए थी जिसके थ्रू आप वर्क कर सको, तो आपने क्या किया, जितने भी लोग रिक्वायर्ड थे उनको परसुएड किया। आफ्टर दैट गैदर रिसोर्सेज, अब आप 5-6 जने मिल गए हो, आपको मिलके काम करना, आपको पता है कि आपका विजन क्या है, आपको किस अपॉर्चुनिटी पे वर्क करना है। बट जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे, काम करने के लिए लोग नहीं होंगे, यानी कि वेजेस पे जो काम करते हैं लेबर्स नहीं होंगे, अगर आपके पास उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप काम करोगे कैसे। इसीलिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, रिसोर्सेज को गैदर करना। रिसोर्स किसके अंदर क्या आती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आती है। बिकॉज फाइनेंस क्या होता है, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिना फाइनेंस के आप काम नहीं चला सकते। फाइनेंस हर जगह चाहिए। अगर आपको सामान लेके आना है तो फाइनेंस चाहिए, मशीनरी लेके आनी है तो फाइनेंस चाहिए, लोगों को अपॉइंट करना है तो उनको सैलरी देने के लिए फाइनेंस चाहिए, अगर लैंड चाहिए तो रेंट देने के लिए फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस तो हर जगह चाहिए। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करना कि पैसा कहाँ से आएगा इस काम को करने के लिए, ऑपरेटिंग रिसोर्सेज को इकट्ठा करना कि लोकेशन क्या होगी, लेआउट क्या होगा, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को कलेक्ट करना। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि कितने वेजेस, कितने एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, कितने लेबर काम करेंगे, टॉप लेवल पे कितने होंगे, कितनी क्वालिटी किस क्वांटिटी के होंगे, और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। बिकॉज जितनी बेटर इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट के बारे में होगी ना, जितनी ज़्यादा अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन है उतना ही ज़्यादा अच्छा आप काम कर सकते हो। जितनी कम आपको इन्फॉर्मेशन है उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। तो इन्फॉर्मेशन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली ये क्या होती थी, मैन्युअली फॉर्म में की जाती थी, यानी कि डॉक्यूमेंट को पढ़ो निकालो। बट अब क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड वे में मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और उसकी ईजी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। देन क्रिएट अ न्यू वेंचर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बेस पे विजन भी बना लिया। देन जितने जो हमारे टीम में मेंबर चाहिए थे उन्हें परसुएड कर लिया। जो जो रिसोर्सेज चाहिए थी, फाइनेंशियल चाहिए थी, लेबर चाहिए थे, ऑपरेटिंग चाहिए थी, सारी रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया। मतलब अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो फाइनली आप अपना वेंचर क्रिएट कर देते हो, पूरी किस चीज़ के साथ, परसुएशन के साथ, यानी कि मिलके इकट्ठा काम करने के लिए, और पूरे पैशन के साथ आपको क्या करना है, अपने वेंचर को क्रिएट करना है। सिर्फ आपके वेंचर को क्रिएट करना ही इनफ नहीं होता, आपको साथ साथ क्या करना होता है, रन करना होता है। तो रन करने के टाइम, यानी कि बना देना, एक बिल्डिंग बना के खड़ी कर देना जहाँ काम होगा, उतना इनफ नहीं है। उसे क्रिएट करने के बाद उसमें काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन फाइनली चेंज और अडॉप्ट विद द टाइम, कि टाइम के साथ अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसे अडॉप्ट कर लेना। ये हमारी क्या थी, एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस।
नाउ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की कितने कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो काफ़ी इजी है कि अगर हम बिजनेस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे की 3 तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड जिस चीज़ में इनोवेटिव थिंग्स लेके आएंगे वो हमारे क्या होंगे, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ नया लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो हमारे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर। और ट्रेडिंग के क्या है, जो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड, यहाँ प्रोडक्शन होती है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं होती, प्रोडक्शन हो चुकी होती है, उनसे मिले हुए प्रोडक्ट के ऊपर कोई नई वर्किंग का कुछ लेके आएंगे, वो हमारे क्या होंगे, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। जैसे हम कोई न्यू ट्रेडिंग एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होती ना उस एप्लीकेशन से, उस एप्लीकेशन से क्या होगी, बाइंग एंड सेलिंग होगी। सो जो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ नया लेके आते हैं दैट इज ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेस के टाइप से क्या हो गए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड एग्रीकल्चर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट, स्टेट एंड जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स। स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं, पब्लिक भी बोल सकते हैं। जो हमारी कंप्लीट प्राइवेट ओनरशिप होती है, यानी कि नॉर्मल पब्लिक के हाथों में होता है, आप अपना खुद, फॉर एग्जांपल आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी ओनरशिप है, उसमें गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है, तो वो क्या होता है आपका प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जिसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक होता है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, जो गवर्नमेंट लेके आती है, वो हमारे क्या होते हैं, स्टेट एंटरप्रेन्योर्स या फिर पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स। जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जॉइंट वेंचर की तरह कि पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलके, यानी कि पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट भी मिली हुई है और नॉर्मल पर्सन्स भी मिले हुए हैं, वो मिलके कुछ स्टार्ट करते हैं, दैट इज जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स। बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का मतलब क्या है, जो टेक्निकल यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई चीज़ें लेके आते हैं, वो टेक्निकल होते हैं। और टेक्नोलॉजी के अलावा जितने भी, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड करते हो, चाहे वो हमारे जिससे रोड वगैरह से रिलेटेड करते हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड करते हो, होटल से रिलेटेड करते हो, किसी भी और चीज़ से रिगार्डिंग कुछ भी वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, नॉन टेक्निकल। और जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग करते हैं दैट इज टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। Now based on gender, men, women and transgender entrepreneurs. Based on entrepreneurial size, साइज के बेस पे क्या है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले स्मॉल स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं। मीडियम साइज, जिनका स्मॉल से रिलेटिवली लार्ज होता है बट लार्ज से अभी भी थोड़ा छोटा है। एंड सबसे बड़े लार्ज साइज एंटरप्रेन्योर्स जो बहुत ज़्यादा काफ़ी लार्ज अमाउंट में स्टार्ट करते हैं, वास्ट अमाउंट पे स्टार्ट करते हैं। सो वो हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो बेसिक टाइप्स थे, मेन टाइप्स हमारे क्या हैं, ये हैं बेस्ड ऑन दी क्लैरेंस डहोफ। उन्होंने जो दिए हैं ये हैं 4 बेसिक या फिर 4 मेजर टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। यही आपसे पूछे जाते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आया होगा, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 बेसिक टाइप जो होते हैं, जो बेसिक टाइप है वो हमने देख लिए। 4 मेन टाइप क्या होते हैं, वो है इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन एंड ड्रोन। सो इनोवेटिव नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जो कुछ नया लेके आते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं, दैट इज़ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिव यानी कि वो कुछ नया नहीं लेके आते, बाकी लोग जो लेके आए हुए हैं उसी की कॉपी एंड इमिटेट कर देते हैं मार्केट में एडवांटेज पाने के लिए, कि थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया, वैसा ही कॉपी लेके आ गए, वो हमारे क्या होते हैं, इमिटेटिव। इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, तो वो हमारे क्या होते हैं, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। देन हमारे आते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो बिल्कुल इनिशिएट नहीं दिखाते, मतलब जो लेज़ी होते हैं ना, इन्हें आप बोल सकते हो कि लेज़ी और शाय हैं, कि कई बार तो इतने लेज़ी हैं कि सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि हम नया कुछ लेके आएँ, और कई बार आइडिया आ जाता है तो इतने इंट्रोवर्ट और इतने शाय हैं कि ये यूँ नहीं सोचते कि हमें अपने आइडिया पे वर्क करना चाहिए। तो वो हमारे क्या होते हैं, फेबियन एंटरप्रेन्योर्स, जो खुद नया लाने की नहीं सोचते, वो सोचते हैं दूसरे ही ले आएँ और फिर उनके अकॉर्डिंग हम काम कर लें। जैसे कई बार स्टूडेंट ऐसे नहीं होते, क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें आंसर पता होगा बट वो इतने शाय होते हैं कि वो बोलना ही नहीं चाहते, और वो क्या सोचते हैं, बाकी बोल देंगे, छोड़ो ना। तो वो हमारे फेबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि छोड़ो ना, बाकी कर लेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग करते रहेंगे, तो वो हमारे फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत रिजिड होते हैं, यानी कि जिस तरीके से वो काम करते आ रहे हैं ना वैसे ही काम करेंगे, चाहे कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, चाहे एनवायरनमेंट में कितना ही चेंज हो जाए, कल्चर में कितना ही चेंज हो जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कितना ही चेंज हो जाए। जो ट्रेडिशनल वे है, इसको हम इसलिए हम क्या बोलते हैं, ओल्ड स्कूल भी बोलते हैं, यानी कि जो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है, जिन्हें चेंज करना पसंद नहीं है, वो हमारे क्या होते हैं, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। तो 4 बेसिक जो मेन टाइप है वो क्या है, इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स।
नाउ थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो फर्स्ट है इनोवेटिव थियरी ऑफ स्कम्प्टर। उन्होंने क्या बोला था, ये थियरी कब दी थी, 1949 में। और अकॉर्डिंग टू हिम एंटरप्रेन्योर्स इज बेसिकली अ इनोवेटर, कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, कोई इनोवेटर है जो कुछ नया लेके आते हैं। इन्होंने कहा कि सिंपल एंटरप्रेन्योर कौन है, इन्होंने सिंपली एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डिफाइन किया कि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ नया लेके आते हैं, कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं। सो सिंपल सी बात क्या है, कोई नया प्रोडक्ट ले आए, कुछ नया मेथड ले आए, नया मार्केट ले आए, नई सप्लाई चेन ले आए, या फिर नई ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर दिया, वही पर्सन्स हमारे क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं एज पर दिस स्कम्प्टर। तो इन्होंने क्या किया, जो इनोवेशन करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ नया लेके आते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर एज पर इनोवेशन थ्योरी। नाउ नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, देखो नीड फॉर अचीवमेंट जो मैकलेन ने दी है वो हमारी किसके अंदर आती है, मोटिवेशन के अंदर भी आती है। अगर आपने पढ़ा हो तो मोटिवेशन थ्योरी के अंदर भी ये है, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, कि इन 3 चीज़ों की वजह से एंटरप्रेन्योर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स कौन बनते हैं या फिर क्यों बनते हैं। ये बताता है कि इन 3 नीड के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, या तो जिनको कुछ अचीव करना है, जो ग्रो करना चाहते हैं, एडवांस होना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। नीड फॉर पावर, यानी कि जो डोमिनेंट बनना चाहते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, सो वो सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू वो मार्केट को कंट्रोल करेंगे, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। या फिर नीड फॉर एफिलिएशन, यानी कि फ्रेंडली क्लोज रिलेशन चाहते हैं, सोसाइटी के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं एज पर दी नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। सो पहला हमने क्या किया कि इनोवेशन थ्योरी, जिसमें सिंपल सी बात है कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, जो कुछ नया इनोवेटिव लेके आते हैं, जिसके पास नया इनोवेटिव आइडिया होता है, वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या है, जिसको अचीवमेंट की नीड हो, पावर की नीड हो या एफिलिएशन की नीड हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। सो आपको ये तीनों नीड पता होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। पूछा जाता है कि नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी के अंदर कौन सी 3 नीड है, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। देन है हमारी एक्स एफिशिएंसी थ्योरी, लिबिंस्टन्स की थ्योरी है ये। एक्स एफिशिएंसी थ्योरी क्या कहती है, इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर अनदर पर्पस, कि पहले जब ये डेवलप की गई थी तो इसका पर्पस कुछ और था, बट अब इसे हम जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी यूज़ करते हैं। एक्स एफिशिएंसी हमें क्या डिटरमाइन करती है, एक डिग्री को डिटरमाइन करती है कि कितनी इनएफिशिएंटली हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कितने गलत तरीके से, कितने बुरे तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उसको हमारी एक्स एफिशिएंसी थ्योरी मेजर करके बताती है। It measures the extent to which the firm failed to realize its productive potential. According to him, when an input is not used effectively, the difference between the actual output and the maximum output measured as a degree of X efficiency. कि X efficiency हमें क्या बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन कर रही है, उसकी डिग्री बताती है। अगर मिस यूटिलाइजेशन होगा या फिर अच्छे से हम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो जो हम एक्सपेक्टेड हमारा आउटकम था, यानी कि इतना भाई हमने सोचा था कि भाई जितना काम कर रहे हैं हमारी 1000 यूनिट बननी चाहिए, और जो एक्चुअल आउटकम है उसमें क्या रह जाएगा, मान लो 800 ही बनी, उसके अंदर डिफरेंस रह जाएगा, और ये जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ एक्स एफिशिएंसी। सो एक्स एफिशिएंसी थ्योरी हमें क्या बताती है, देखो ये इसका मेजर रोल था जो पहले था, जिसके लिए जो ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बनाई गई थी, सिर्फ ये बताने का कि कितनी इनएफिशिएंसी है, कितने गलत तरीके से, कितना मिस यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो अपने रिसोर्सेज का। और वो कैसे बताती थी, अगर मिस यूटिलाइजेशन होगा तो जो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम है और एक्चुअल आउटकम है उसके बीच में डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस हमारा क्या है, डिग्री ऑफ एक्स एफिशिएंसी। अब इसको हमने एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे लिंक किया, इन्होंने ही क्या किया, आइडेंटिफाई किया तो कि रोल क्या है, एंटरप्रेन्योर का रोल है कि ये जो गैप आ रहा है हमारे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटकम में, उस गैप को फिल करना और अपने रिसोर्सेज को, इनपुट का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का रोल होता है, वो हमारे क्या है, एंटरप्रेन्योर्स है। तो ये हमारी क्या है, एक्स एफिशिएंसी थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो किसने दी है, प्रोफेसर नाइट एंड जॉन, नाम याद रखना। रिस्क बियरिंग थ्योरी प्रोफेसर नाइट एंड जॉन ने दी है, जिन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया कि एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं जो रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि हमने देखो मीनिंग में ही किया था कि अगर आप कुछ नया लेके आ रहे हो तो फ्यूचर का क्या है, अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या टेस्ट होंगी, क्या प्रेफरेंसेज होंगी, किस चीज़ की डिमांड होगी। बट अगर आप कुछ नया लेके आ रहे हो तो आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रिस्क बियरिंग थ्योरी क्या है, जितना ज़्यादा एक पर्सन रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है और वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा सकता है। क्योंकि वो क्या सोचेगा, मोर रिस्क मोर गेन। जितना ज़्यादा, जैसे हमने पढ़ा भी है ना, रिस्क और प्रॉफिट में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जितना कम रिस्क होता है उतना ही कम प्रॉफिट होता है।
सो इट क्लासिफाइड एज ए रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि ये इन्होंने एंटरप्रेन्योर को कैसे क्लासीफाई किया है कि कितनी रिस्क बियरिंग उनके अंदर कैपेसिटी है। एंटरप्रेन्योर इनकम इज अनसर्टेन एंड अकॉर्डिंग टू देम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑप्टिमाइज रिस्क एंड हैविंग द एबिलिटी ऑफ बियर रिस्क। कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पर्सन जो ऑप्टिमम रिस्क ले सकता है, यानी कि इतना ज़्यादा रिस्क भी ना ले कि 100% वो रिस्क पे ही चल रहा हो, बट ऐसा भी ना हो कि 0% रिस्क ले, ऑप्टिमम रिस्क लेना चाहिए, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए रिस्क लेने की, ताकि वो क्या कर सके, न्यू चीज़ों को डेवलप कर सके, एनकरेज कर सके। सो रिस्क बियरिंग थ्योरी। देन मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर ग्रोथ, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलीजियस थ्योरी भी बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड रिलीजन हैज़ अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन द एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। उनका मानना क्या था कि जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो ना, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट पे। अकॉर्डिंग टू हिम वेदर सम रिलीजन्स हैव बेसिक बिलीफ टू अर्न, क्योंकि कुछ रिलीजन्स का क्या होता है, रिलीजन की क्या, जैसे हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, आपको पता है ना रिलीजन का मतलब क्या होता है। तो आपके रिलीजन, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ पे। क्योंकि कुछ रिलीजन में माना जाता है कि अर्न करना, एक्वायर करना मनी को बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ में उसकी इंपॉर्टेंस कम होती है। सो रिलीजन के बेस पे ही एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। और हमारा रिलीजन के बेस पे एक और चीज़ क्या होती है, जैसे रिलीजन, हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो जैसे दिवाली है, होली है, ये जो फेस्टिवल्स आते हैं इस टाइम पे क्या हो जाते हैं, कलर्स या फिर फायर क्रैकर्स, इनकी क्या हो जाती है, सेल इंक्रीज हो जाती है। तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ नए इनोवेटिव कलर लेके आ सकते हो, कुछ नए नेचुरल कलर्स लेके आ सकते हो, इको फ्रेंडली कलर्स लेके आ सकते हो, या फिर आप ऐसे फायर क्रैकर्स लेके आओ जो इको फ्रेंडली है। तो ये क्या है, एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया ही है ना, कुछ नया लेके आना। सो रिलीजियस जो बिलीफ है वो लीड करते हैं कि आपके कैसे रिलीजियस बिलीफ हैं, उसी के बेस पे आपकी वैल्यू ओरिएंटेशन होती है। और अगर आपको कोई नया आइडिया आता है तो एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ होती है। सो मैक्स वेबर की थ्योरी क्या कहती है कि एक रिलीजन का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ के ऊपर। देन हेजन्स थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माइनॉरिटी ग्रुप इज मेन सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। माइनॉरिटी ग्रुप यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसने क्या फेस किया है, बहुत ही इंसल्ट फेस की है, एम्बेरसमेंट फेस की है। जो माइनॉरिटी ग्रुप है, जिन्हें लगता है कि उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उतनी डिग्निटी नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करते हैं, ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा मीन्स अपना 100% देते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं ताकि वो कुछ बड़ा अचीव कर सकें। सो जो हेजन्स थ्योरी वो क्या कहती है कि माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो एनकरेज होता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंटरप्रेन्योरशिप इज एनकरेज्ड बाय द माइनॉरिटी ग्रुप एज दे हैव फेस्ड डिसरिस्पेक्ट एंड दे वांट टू अचीव समथिंग बिग। क्योंकि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट फेस की है, यानी कि उनका जो अमाउंट या उनकी जो क्वांटिटी थी ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी वो कम थी। जितने लोग बाकी लोग हैं वो सब मेजॉरिटी के अंदर आते थे और वो माइनॉरिटी के अंदर आते थे। फॉर एग्जांपल कि जो पर्सन बहुत पुअर होता है, जो बहुत ज़्यादा स्लम एरिया में आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा पुअर है ना, उनकी क्या हो रही है, मान लो वो जहाँ पे रह रहे हैं उनकी वो माइनॉरिटी है कि वो बहुत ज़्यादा पुअर है, बाकी सब मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग रह रहे हैं। तो इन्होंने जो डिसरिस्पेक्ट फेस की है, इन्होंने जो डिफ्रेंशिएशन फेस किया है, डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, वो इनके माइंड में इस तरीके से आ जाता है कि इन्हें ये सोच लिया होता है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है जिसके थ्रू आप अपनी वैल्यू क्रिएट करोगे। सो ये जो सोशल ग्रुप है इसका मेन पर्पस क्या बन जाता है, कुछ बड़ा अचीव करना। और ये लोग क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं एज पर दी हेजन्स थ्योरी। नाउ थॉमस थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज। तो थॉमस थ्योरी किस चीज़ के पे फोकस कर रही है, कल्चर पे। According to him, entrepreneurial represents society model personality and the performance of entrepreneurs is influenced by the feature of his own attitude towards his occupation and the role of expectations held by the associated group। यानी कि आपका जो कल्चर है उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी होता है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। और इस कल्चर में इन्होंने दो चीज़ों को लिया है कि एक तो आपका सेल्फ, कि आपकी क्या थिंकिंग है अपने बिजनेस के बारे में। अगर आप ही अच्छा नहीं सोचते, एक बार आपने शुरू तो कर दिया, बाद में आपको लगता है नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया, तो आप अच्छा कर भी सकते होगे ना, तो भी आप अच्छा नहीं कर पाते। और जो आपके एसोसिएटेड ग्रुप हैं, यानी कि आपसे जो रिलेटेड पर्सन है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, उनका क्या मानना है, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, उनका कैसा रोल है, वो क्या समझते हैं आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, वो दोनों चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ को, अकॉर्डिंग टू द थॉमस थ्योरी ऑफ कल्चरल। नाउ
इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो क्या कहती है, मैनी इकोनॉमिस्ट रिवील्ड दैट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल टेक प्लेस वेयर इकोनॉमिक कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि सिंपल सी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा वहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है। इकोनॉमिक इंसेंटिव आर द मेन फोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, आपका कंट्री में क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, वो अगर वो फेवरेबल हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगी, डेवलप होगी। अगर वो फेवरेबल नहीं है तो उस टाइम लोग क्या करेंगे, बचेंगे कुछ नया लेके आने से। वो सोचेंगे एक बार सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी जो कंट्री है वो बहुत डिप्रेशन फेस करिए कि सब कुछ लो है, प्रॉफिट कम है, हर चीज़ में अगर जो भी हो रहा है उन सबको लॉस बियर करना पड़ रहा है, तो कोई ये सोच भी रहना कि वो नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो सोचता है कि एक बार टाइम ठीक हो जाता है फिर स्टार्ट करेंगे। तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। Then exposure theory of entrepreneurship, exposure of new ideas and opportunities toward creativity and innovation which lead to the creating a new venture। सिंपल सी बात है, एक्सपोजर का मतलब क्या है, कुछ नया लेके आना, कुछ क्रिएटिव लेके आना। तो जिसके पास नए आइडियाज़ होंगे, जैसे हमारी इनोवेशन थ्योरी थी वैसे ही हमारी एक्सपोजर थ्योरी है कि क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, तो आप क्या करते हो, न्यू वेंचर को क्रिएट करते हो। लास्ट इज साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस एंटरप्रेन्योर एमर्जेंस बिकॉज ऑफ दी सर्टेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाई नीड ऑफ अचीवमेंट, कैपेसिटी टू स्टैंड ऑन अ स्पेशल सोशल ऑपोजिशन। कि अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास वो स्किल हैं, आपके पास वो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, आपके पास वो मेंटल स्टैंड है, तो आप क्या कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हो। कि आपके पास इतना करेज है आपके माइंड में कि अगर फेलियर भी हुआ तो आप उसे बियर करने के लिए रेडी हो, आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो। मेंटली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपके पास साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं, तो आप क्या करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हो। नाउ हाउ टू डेवलप एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसेस, कि एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसेस को कैसे डेवलप किया जाता है। जैसे हमने देखा ना, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी होती क्या है, कॉम्पिटेंसेस यानी कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी वो हमारी क्या थी, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसेस। वो कैसे डेवलप की जा सकती हैं, गेनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आप जैसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन की थी, आप नॉलेजेबल होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, ये भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो कैसे होगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, आप खुद अपनी कंपिटेंसेस को रिकॉग्नाइज भी करोगे। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कुछ अच्छी चीज़ है, तो उसे रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है, पहचानना भी जरूरी है। अगर वो हिडन रहेगी, आप उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अपना सेल्फ असेसमेंट करना, खुद को पहचानना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसी थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो खुद को। एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि जो आप आगे करना चाहते हो, जो भी आप एंटरप्रेन्योरियल करना चाहते हो, कुछ नई चीज़ें ले, पहले अपनी रियल लाइफ में उन चीज़ों के ऊपर वर्क करके देखो, उसे अप्लाई करके देखो। अगर वो क्या करते हैं, सक्सेसफुली टर्न आउट करते हैं, तो आप उसके लिए आगे जाओ। फीडबैक एंड ट्रेनिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कि लोगों से फीडबैक पाओ कि आपके बिहेवियर में, आपकी नॉलेज में कहाँ कमी है, या फिर कौन सी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, किस चीज़ को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने आप को ट्रेन कर सकते हो उन जगह पे जहाँ पे आपको कुछ लिमिटेशंस हैं, सो दैट आप अपने अंदर डेवलपमेंट कर सको। कंपैरिजन ऑफ कॉम्पिटेंसेस, कि जो आइडल हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर करके देखो, अपनी कॉम्पिटेंसेस को कंपेयर करके देखो कि जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जैसे रतन टाटा है, आनंद महिंद्रा है, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, वो कैसे इतने बेटर हैं, उनकी क्या कॉम्पिटेंसेस हैं, और अपनी कॉम्पिटेंसेस को मैच करके देखो। कॉम्पिटेंसेस क्या क्या होती हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, कि डिसीजन मेकिंग पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए उनके पास, चाहे वो कॉग्निटिव हो, टेक्निकल हो, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी हो, एम्बिशियस हो, पैशनेट हो, कुछ लर्न करना चाहते हो, डायनेमिक हो, यानी कि जो फ्लेक्सिबल हो, चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें, ऑप्टिमिज्म होने चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना है उन्हें, विलिंगनेस टू चेंज, इमेजिनेटिव होने चाहिए। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Keep supporting.